हेलो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि रुद्र ने धरा के हाथों से सामान लेते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। रुद्र के अचानक से उसके हाथों से सामान लेने से धरा को कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला और रुद्र उसके हाथ से सामान ले चुका था। अब आगे धरा ने उसको मना करते हुए कहा, नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी, आपको कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रुद्र ने उसको झूठ मूठ कर डांटते हुए कहा, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। आखिर तुम मेरे दोस्त की दोस्त हो, इसलिए अगर मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा तो मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। धारा ने अब हार मानते हुए कहा, ओके ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। धारा अब रुद्र के साथ कार में थी। रुद्र बिना मुंह पर लगाम लगाए बस बोले जा रहा था। धारा बस हाँ और ना में जवाब दे रही थी। धारा ने रुद्र को अपने घर का एड्रेस बताया और कुछ देर बाद कार धारा के घर के बाहर पहुंच चुकी थी। धारा ने रुद्र को थैंक कहने के लिए उसको अपने साथ घर पर आने के लिए कहा। पहले तो रुद्र मना कर रहा था, लेकिन फिर वो धारा के साथ जाने के लिए मान गया। वो दोनों मुस्कुराकर और बातें करते हुए अंदर की तरफ चले जाते हैं। वो दोनों इस बात से अनजान कि कुछ दूरी पर एक काले रंग की कार में बैठा इंसान उन्हें घूरे जा रहा था। अपने ही आप में हंसते मुस्कुराते घर के अंदर चले गए। रुद्र और धरा जब अंदर गए तो धरा ने उसको एक चेयर पर बिठा दिया। उसने अपनी माँ और कवि को बताया कि वो उसका एक दोस्त है। रुद्र काफी मिलनसार था और वह जल्दी ही नीता और कवि के साथ घुल मिल गया। वो उनसे बिना हिचकिचाए उनसे बातें किए जा रहा था। उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वो उन सबसे पहली बार मिला हो। बातों बातों में धरा रुद्रा से कहती है, हमारा घर थोड़ा छोटा है, आपको शायद इससे पहले धरा कुछ और कहती। रुद्र बड़े प्यार से धरा से कहता है, जिस घर में तुम रहती हो वो घर छोटा कैसे हो सकता है। कवि ने भी झट से कहा, हाँ मेरी दीदी है, इतनी खास। धरा उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, बस अब मुझे ज़्यादा मक्खन मत लगाओ। धरा की माँ उनके लिए चाय और पकौड़े लेकर आती है और कहती है, ये लो अब चाय पियो। रुद्र नीता से कहता है, आंटी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये कहकर वो एक पकौड़ा मुंह पर डाल लेता है। वाह डिलीशियस, आपके हाथों में तो कमाल का स्वाद है। नीतू उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा देती हैं। कवि को एक बात याद आ जाती है और वो धरा से कहता है, दी मेरा स्विमिंग स्टेट लेवल चैंपियनशिप अगले मंथ है। धरा उसके सर पर हाथ रखते हुए कहती है, हाँ हाँ, तुम बस उसकी तैयारी करो और किसी और चीज़ की चिंता मत करो। रुद्र अचानक से बीच में बोल पड़ता है, ओ क्या तुम स्विमिंग चैंपियन में हिस्सा लेने वाले हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। कवि थोड़ा सा मायूस होते हुए कहता है, हाँ ले तो रहा हूँ, लेकिन ये मुकाबला काफ़ी कठिन होने वाला है। रुद्र ने थोड़ा सोचते हुए कहा, क्या तुम इसके लिए कोई ट्रेनिंग ले रहे हो। कवि ने फिर से मायूस होकर ना में अपना सिर हिलाया। रुद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरी कंपनी की एक ब्रांच है जिसमें हम अलग अलग ट्रेनिंग्स देते हैं और जो ट्रेनर्स होते हैं वो बहुत ही काबिल होते हैं। उनमें स्विमिंग भी ट्रेनिंग भी दी जाती है। अगर तुम चाहो तो तुम उसको ज्वाइन कर सकती हो। कभी काफ़ी उत्सुकता से पूछता है और वो रुद्र से कहता है, क्या नाम है आपकी ब्रांच का। रुद्र जवाब देता है, ओबरॉय स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्लब। कवि की आंखें ये सुनकर चौड़ी हो जाती हैं। क्या ओबरॉय स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्लब। वो हकलाते हुए कहता है, ये तो देश का सबसे महंगा और कमाल का ट्रेनिंग क्लब है और आधे से ज़्यादा बच्चे जो नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियन होते हैं वो तो इसी क्लब से ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन ये बहुत महंगा भी है। इसकी एक महीने की कीमत ही कई लाख रुपए है, जो कोई आम आदमी एफर्ड नहीं कर सकता। इस जगह पर सिर्फ वीआईपी लोग ही अपने बच्चे को भेज सकते हैं। कवि ने रुद्र से बड़ी उत्सुकता में पूछा, क्या आप वहाँ पर काम करते हैं। रुद्र थोड़ा मुस्कुराया और कहा, वो मेरी कंपनी की छोटी सी ब्रांच है। कवि
ने हैरान होकर पूछा, आपकी कंपनी? क्या आप ओबरॉय कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं? रुद्र ने हाँ में अपना सर हिलाया। उसकी बात सुनकर नीता और कवि दोनों हैरान थे। उन्होंने एक साथ धरा की तरफ देखा। धरा समझ गई कि वो दोनों उससे क्या पूछना चाहते हैं। उसने थोड़ा हिचकते हुए कहा, वो हम दोनों पार्टी में मिले थे और फिर उन्होंने आज मेरी हेल्प की है। रुद्र ने कहा, क्या मेरा सीईओ होना इतना बुरा है? नीता ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। रुद्र ने कवि की तरफ देखा और उससे कहा, फिर क्या सोचा तुमने? कवि ने धरा की तरफ देखा और फिर रुद्र की तरफ देखकर कहा, नहीं अभी नहीं। वो जानता था कि उनका खर्च अब उसकी दीदी को उठाना है और वो भी इतनी फीस एफोर्ड नहीं कर सकती थी। रुद्र को तुरंत भनक लग गई कि आखिरी बात क्या है। उसने कहा, तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी दोस्त के भाई हो, मैं तुमसे पैसे क्यों लूँगा? धरा ने ना में अपना सर हिलाया और कहा, नहीं, मैं आपसे इतना बड़ा एहसान नहीं ले सकती। इसको अपने दिल में चुभन सी महसूस हुई। वो अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकती थी। रुद्र के बहुत बोलने पर भी धरा इस बात के लिए नहीं मानी और अंत में रुद्र को धरा के आगे झुकना ही पड़ा। रुद्र ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, तुम बहुत जिद्दी हो। सच में उसके मन में आज धरा के लिए और भी इज्जत बढ़ गई थी। तभी रुद्र का फोन बजता है। दूसरी तरफ से फोन करने वाला कहता है, सर, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, आपको अभी कंपनी आना पड़ेगा। रुद्र ने कहा, मैं अभी आता हूँ। रुद्र ने फोन रखते हुए कहा, अब मैं चलता हूँ, आपको परेशान करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम दोबारा ज़रूर आना, धरा की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। धरा रुद्र को बाहर तक छोड़ने गई। रुद्र ने अपनी कार में बैठते हुए कहा, मैं दोबारा आऊँगा पकौड़े खाना। हाँ ज़रूर आना, धरा ने कहा। अपने विला में एक बड़े से सोफे पर अच बैठा हुआ था। उसके साइड वाले सोफे पर अभिनव बैठा हुआ था और उसके सामने एक काले रंग के कपड़े पहने हुए एक आदमी खड़ा हुआ था। अच ने उस आदमी से कहा, शुरू करो। देखने में वो आदमी एक प्रोफेशनल जासूस लग रहा था। उस आदमी ने धरा के घर में जो भी हुआ था वो सब अच को बता दिया। अच की आंखें अब भयानक लग रही थीं। वो उस आदमी को वहाँ से जाने का इशारा करता है। अभिनव, जो सारी बातें सुनकर मूर्ति बन चुका था, वो अचानक से बोल पड़ता है, भाई, आपने धरा के घर जासूस भेजा था। आपको देखकर अब मुझे ये लगता है कि आप मेड हो चुके हैं धरा के प्यार में। अच ने अभिनव की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए कहा, हमारा अभी तक कोई स्पोर्ट ट्रेनिंग क्लब क्यों नहीं है? अभिनव हैरान होकर अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है, इसमें भी मेरी गलती है क्या? अच ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, अभी के अभी किसी को बोलकर सबको इन्फॉर्म कर दो कि हम देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्लब खोलेंगे और जो भी हमारी कंपनी में काम करते हैं उनके परिवार के मेंबर्स के लिए इनमें सब कुछ फ्री होगा। अभिनव अपने भाई की बात सुनकर हैरान होते हुए कहता है, भाई, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अज ने कुछ याद करते हुए कहा, हाँ, इसमें जो भी कोच होंगे वो सब इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अभिनव को अब रुद्र के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी ही वजह से उसे उसके भाई ने फालतू के काम दे दिए थे। आखिर उसको ज़रूरत क्या थी उसके घर जाने की? अभिनव एक जोरदार लात टेबल पर मारता है और खुद से कहता है, रुद्र ओबरॉय, मैं अब तुझे पकौड़े खिलाता हूँ। अगले दिन आज जल्दी ही ऑफिस चला गया। अभिनव ने पहले ही सारे इंतजाम कर दिए थे। सारे ऑफिस में जल्दी जल्द खबर फैल गई कि राजादा अब स्पोर्ट्स के लिए देश का सबसे बड़ा ट्रेनिंग क्लब खोलने वाला है और कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की फैमिली के लिए वहाँ की ट्रेनिंग फ्री होगी। इस बात से वो सबसे ज़्यादा खुश थे। धरा जब ऑफिस आई तो उसको ये बात अभिनव से पता चली। अभिनव ने उससे कहा, तुम्हारी फैमिली से है कोई जो यहाँ पर ट्रेनिंग लेना चाहता हो?
धरा को कभी की याद आई और उसने कहा, मेरा छोटा भाई स्विमिंग स्टेट लेवल चैंपियन की तैयारी वहाँ पर कर सकता है क्या? अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, जब सब कुछ तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। दरा काफ़ी खुश लग रही थी। वो सोचती है कि कभी ये बात सुनकर काफ़ी खुश होगा और वो अच की वजह से ये जॉब नहीं करना चाहती थी, लेकिन आजकल अच उसके साथ कुछ गलत हरकतें नहीं कर रहा था, इसलिए वो काफ़ी रिलैक्स भी थी और उसको ये अच्छे से पता था कि कोई और कंपनी रायजादा के मुकाबले उसको इतनी फैसिलिटी नहीं मिलेगी जितना कि रायजादा अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं। आज अपने केबिन में बैठा था, तभी उसके कानों में एक सुंदर आवाज़ आती है, मैं एक कमीन, अंदर आओ। अच ने आवाज़ दिया। धारा कॉफ़ी का कप लेकर आई और उसने कॉफ़ी टेबल पर रख दी। उसने अच से कहा, ये रही आपकी कॉफ़ी। अच उसको बस देखते जा रहा था। धारा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसको वैसे देख क्यों रहा है। अच ने पहले कॉफ़ी को देखा और फिर धारा को। फिर उसने एक कड़क लहजे में कहा, मुझे पकौड़े खाने हैं। अच की बात सुनकर धारा शॉक्ड हो गई। उसने धीरे से कहा, पकौड़े खाने हैं, वो भी कॉफ़ी के साथ। उसको इस तरह खुद में खोया हुआ देखकर अच ने उससे कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या जो मैंने कहा, मुझे पकौड़े खाने हैं? दारा ने उसको अजीब नज़रों से देखते हुए कहा, मैं अब आपके लिए पकौड़े कहाँ से लेकर आऊँ? अच ने कॉफ़ी का कप उठाते हुए कहा, क्यों, तुम्हें तो बहुत शौक है ना पराए मर्दों को पकौड़े खिलाने का। अब क्या हुआ? दारा को उसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। उसको लग रहा था कि अच पागल हो गया है। उसने अच से थोड़ा गुस्से से कहा, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पकौड़े? पराया मत। अच ने एक फाइल उठाते हुए कहा, छोड़ो, ये सब बाद में समझाऊंगा। तुम अभी फ़िलहाल ये ध्यान रखो कि अगले हफ्ते मिस्टर मेहता आ रहे हैं हमारा प्रोजेक्ट देखने। अगर उनको ये प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया तो वो हमारी राइवल कंपनी को ये प्रोजेक्ट दे देंगे। फिर वो धरा को शक भरी निगाहों से देखते हैं और कहते हैं, क्या इसके लिए तुम तैयार हो या बस आजकल पकौड़े ही तल रही हो? उसकी बातें धरा को किसी तीर से कम नहीं लग रही थी। उसने अच को थोड़े गुस्से से कहा, मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर 100% कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए आप इसकी चिंता मत कीजिए। अच उसको पूरी तरह से कॉन्फिडेंट देखकर धीरे से मुस्कुरा देता है। उसकी इसी अदा से तो वो उससे प्यार करने लगा था। अच को मुस्कुराते हुए देख धरा को और भी गुस्सा आने लगा। उसने चिढ़ते हुए कहा, अब आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अच ने उसको वहाँ से जाने को कहा और खुद काम में लग गया। धरा को आज अच का बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था। उसने अभिनव से जाकर कहा, आपके भाई ने आज कुछ गलत खा लिया है क्या? उसकी बात सुनकर अभिनव पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। उसने कुछ याद किया और कहा, आज तो मैंने जापान से एक स्पेशल डिश मंगवाई थी, हम दोनों ने वो ही खाई थी। दादा उसकी बात सुनकर हैरान होते हुए कहती है, जापान से मंगवाई थी? इतनी दूर से? क्या वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा ही अच्छा खाना मिलता है? अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ अच्छा खाने का मन था, इसलिए मैंने वहाँ से स्पेशल ऑर्डर किया था। दारा ने हैरान होकर उस आदमी को देखा जो उसके सामने खड़ा था और कहा, अगर आपको किसी दिन चांद से मिलने का मन करेगा तो क्या आप रॉकेट लेकर उड़ जाएंगे? अभिनव उसकी बात सुनकर हंसने लगा और कहा, तुम बहुत फनी हो दारा। दारा उन दोनों की इसी नोकझोंक से काम करते हुए उनका दिन कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। दारा जब शाम को घर पहुंची तो उसने कभी को स्पोर्ट्स क्लब के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर कभी तो उछलने ही लगा। उसने धारा को हक कर लिया और कहा, दी यू आर द बेस्ट। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंची तो उसने एक जगह भीड़ इकट्ठी देखी, वो भी वहां चली गई। उसने वहां खड़ी एक लड़की से पूछा कि यहाँ क्या चल रहा है। उस लड़की ने दूसरी तरफ इशारा करते हुए
देखो जरा, हमारे डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, आज एक किसी लड़की को अपने साथ लाए हैं। लड़की जरूर इनकी गर्लफ्रेंड होगी। धारा ने सोचा, आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है। वहां से जाने को हुई कि उसने एक झलक उस लड़की को देख लिया। जब उसने उस लड़की की शक्ल देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने धीरे से कहा, नेहा। नेहा उस लड़के के साथ अंदर की तरफ ही आ रही थी। जब वो अंदर आ गई तो वो धरा के पास रुकी और उसने कहा, दी, कितनी अच्छी बात है, मैं भी अब यहीं काम करने वाली हूँ। उसने धरा को एक शैतानी भरी मुस्कान दी और उस आदमी के साथ चली गई। धरा उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो गई। उसको एहसास हो चुका था कि जरूर नेहा ने उस आदमी को यहाँ काम करने के लिए बहलाया फुसलाया होगा। नेहा ऑफिस की चकाचौंध देखकर हैरान थी। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि धरा इस आलीशान जगह पर काम करती है। उसने अपने साथ चलते हुए आदमी से कहा, मुकुल बेबी, मैं यहाँ पर काम करूँगी। मुकुल ने नेहा की तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, तुम मेरे ही डिपार्टमेंट में काम करोगी। नेहा ने थोड़ा टेंशन में कहा, मैं बिना इंटरव्यू दिए यहाँ पर काम करने वाली हूँ। कहीं अचरजदा मुझे यहाँ से निकाल तो नहीं देगा। मुकुल ने नेहा के सर पर टैप करते हुए कहा, अरे बेवकूफ, वो इतने छोटे छोटे मैटर्स में नहीं घुसते। उनके पास इतना टाइम नहीं है जो वो हमारे जैसे लोगों की तरफ ध्यान दे। और वैसे भी इस कंपनी में जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। पर मेरे चाचा यहाँ एक बड़ी पोजीशन पर हैं। उनसे ही बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने तुम्हें रखने दिया है। नेहा ने मुकुल से पूछा, क्या तुम अच से कभी मिलते हो? नेहा को बस अच की फिक्र थी। उसने मुकुल को अपने झूठे प्यार के जाल में भी अच के लिए फंसाया था। उसको पता था कि उसमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वो रजादा कंपनी का हिस्सा बन सके, इसलिए उसने दूसरी ट्रिक इस्तेमाल की। मुकुल ने कहा, मिलता हूँ ना, पर जब तक कुछ काम जरूरी ना हो या हमारी मैनेज की कोई मीटिंग ना हो उनके साथ। नेहा तो थोड़ा दुखी होते हुए कहा, तो मतलब मेरा तो कोई चांस ही नहीं है उनसे मिलने का। मुकुल ने पूछा, तुम्हें क्या ज़रूरत है उनसे मिलने की? तुम बस मुझ पर फोकस रखो। नेहा ने मन ही मन चिढ़ते हुए कहा, अरे बेवकूफ, उसी को तो फंसाने यहाँ आई हूँ। धरा और अभिनव प्रोजेक्ट करने में काफ़ी बिजी थे। उन्हें सांस लेने तक का समय नहीं था। नेहा सब जगह धरा को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन धरा उसको कहीं नहीं मिली। थक हार कर वो वापस वहीं आ गई जहां मुकुल ने उसको काम सीखने के लिए छोड़ा था। जिस लड़की को मुकुल ने नेहा को काम सिखाने के लिए छोड़ा था, वो नेहा से काफ़ी नाखुश लग रही थी। उसने अपनी एक दोस्त से शिकायत करते हुए कहा, ये मुकुल सर इस लड़की को कहाँ से उठा कर लाए हैं? ये तो बस इधर से उधर नाच रही है, कुछ काम तो सीख ही नहीं रही है। उसकी दोस्त ने कहा, वो हमारे सर हैं, अब हम उन्हें कह भी क्या सकते हैं। नेहा को पूरे दिन धरा नहीं मिली, लेकिन जब शाम को वो घर जाने के लिए मुकुल के साथ बाहर आई तो उसने देखा कि धरा बड़े आराम से अभिनव के साथ मुस्कुराते हुए बाहर निकल रही थी। नेहा की आंखें ये देखकर चौड़ी हो गई। उसने मुकुल का हाथ छोड़ा और धरा के पास जाने लगी। दीदी, आपका काम हो गया क्या? नेहा बोल तो धरा से रही थी, लेकिन उसकी नज़रें अभिनव पे थीं। अभिनव ने नेहा की तरफ एक बार भी नहीं देखा और उसने धरा से कहा, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ये कहकर अभिनव वहाँ से निकल गया। नेहा ने देखा कि अभिनव ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा, तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने धरा से गुस्से में कहा, वाह दी, आप तो कंपनी के मालिक के साथ कुछ छल्ले उड़ा रही हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जब उसका मन आपसे भर जाएगा ना, तो वो आपको छोड़ देगा। ये मत समझना कि वो आपसे प्यार करता है। धरा ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा जो उसको ज्ञान दे रही थी। धरा ने एक शैतान हंसी
हंसी और फिर उसने नेहा की तरफ देखा और कहा, ये जो ज्ञान तुम मुझे दे रही हो ना, ये तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दारा ने फिर उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा और वहाँ से चली गई। नेहा उसके इस बर्ताव से और भी गुस्सा में हो गई। उतने में मुकुल भी चलकर अब तक वहाँ आ चुका था। उसने नेहा की तरफ देखकर कहा, आई थिंक तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो। नेहा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ कुछ ज़्यादा ही। एक हफ्ते का वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। आज भी अब वापस आ चुका था, जो ऑस्ट्रेलिया किसी बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था। सोमवार का दिन था और मिस्टर मेहता भी धारा अभिनव का प्रोजेक्ट देखने ऑफिस पहुंच चुके थे। आज ने अभिनव से कहा, क्या तुम तैयार हो? ये प्रोजेक्ट किसी भी हालत में हमारे हाथ ही आना चाहिए। अभिनव ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, भाई इस बार मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। आज ने चारों ओर नजरें घुमाकर देखा और कहा, वो अभी तक क्यों नहीं आई? जब अच ने अभिनव से पूछा कि वो कहाँ है, अभिनव ने तुरंत कहा, भाई वो कौन? अच ने उसको घूर कर देखा तो अभिनव डर गया। तभी उसे धरा आती हुई दिखी। अभिनव ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा, भाई आ गई हैं। अच ने धरा की तरफ देखा और बस उसको देखता ही रह गया। उसने धीरे से कहा, ऑफिस में इतना सज धज के आने की क्या जरूरत थी? अभिनव अच के बिल्कुल पास खड़ा था। उसने जैसे ही अच की बात सुनी तो जानबूझकर उससे पूछने लगा, भाई आपने कुछ कहा? जरा दोबारा कहो, मैंने ठीक से सुना नहीं। अच ने उसको इग्नोर किया और धरा से कहा, लगता है तुम्हें टाइम की कदर नहीं है। तुम पूरे 3 मिनट 16 सेकंड लेट हो। धरा अच की हैरानी की तरफ देखने लगी। ये आदमी? अच ने फिर से धरा से कहा, अब क्या मुझे इतने प्यार से देखती ही रहोगी? माना कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर अभी हमें प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए। मिस्टर मेहरा भी आ चुके हैं। बाद में तुम मुझे जितना चाहो उतना प्यार से देख सकती हो और चाहो तो मुझे अपने पास भी रख सकती हो, ताकि जब चाहे मुझे देख सको। दारा अच की बात सुनकर लगभग बेहोशी होने वाली थी। उसका मन उसको एक जोरदार थप्पड़ मारने का कर रहा था, लेकिन वो चाहकर भी अपनी ये विश पूरी नहीं कर सकती थी। आज धरा को देखकर थोड़ा मुस्कुराता है, जैसे उसको सब पता था कि धरा मन ही मन क्या सोच रही थी। अभिनव ने अच के कान के पास जाकर धीरे से कहा, भाई इसको प्यार से देखना नहीं घूरना कहते हैं। अभी आप प्यार में नए हो, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। अच ने अभिनव से कहा, तुम अपना बिना हड्डी का दिमाग चलाना बंद करो और मेरे पीछे आओ। और तुम भी। अच ने बिना देखे धरा से कहा। लगभग 1 घंटे बाद मीटिंग रूम का दरवाजा खुलता है। अच मिस्टर मेरा के साथ बातें करते हुए बाहर निकलता है। उनके ठीक पीछे धरा होती है, जो एक पेपर पेन लिए कुछ नोट कर रही थी। अभिनव अभी भी दरवाजे को पकड़े हुए था। वो काफी थका हुआ लग रहा था। उसने आवाज लगाते हुए कहा, अरे मेरे लिए भी रुको। अश मिस्टर मेरा को बाहर तक छोड़ने जाता है और जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि धरा भी वहीं खड़ी थी। वो धरा से कहता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? धरा चिढ़ते हुए कहती है, आपने ही तो कहा था कि मुझे फॉलो करो। आज थोड़ा झुककर धरा के कानों के पास जाकर कहता है, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे तुम्हें किस करना है तो तुम वो भी मानोगी? धरा डर के कारण थोड़ा पीछे हटी और उसने अच से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर किसी ने देख लिया तो? अच ने आसपास देखा और फिर कहा, वैसे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर किसी ने देख भी लिया, लेकिन अगर तुम यहाँ आरामदायक महसूस नहीं करती हो तो हम मेरे केबिन में चल सकते हैं। वहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। धरा अपनी एक उंगली अच की तरफ दिखाते हुए कहती है, आप बेवकूफ इंसान। इससे पहले वो कुछ और कह पाती, अच उसकी कमर से पकड़कर खुद की तरफ खींच लेता है। जैसे ही अच धरा को उसकी तरफ खींचता है, उसके पीछे से एक जोरदार आवाज आती है,
धरा थोड़ा डर जाती है और डर के कारण वो अच के करीब पास खड़ी हो जाती है। धरा ने अच को देखा तो उसे देखती ही रह जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि धरा को न जाने क्यों आज उसको देखकर सुकून महसूस हो रहा था। वो उससे दूर नहीं होना चाहती थी कि तभी अभिनव वहां आ जाता है। उन दोनों को इस तरह देखकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, भाई जगह तो देख लीजिए, ये ऑफिस है, आप यहाँ कैसे एक दूसरे को घूस सकते हो। अभिनव की बात सुनकर धरा जल्दी से अच से दूर होती है और अभिनव से कहती है, ए ऐसा कुछ नहीं है, मैं वो डर गई थी। ये कहकर वो वहां से भाग जाती है। वो काफी एम्बेरेसिंग फील कर रही थी। तुम पागल हो गई थी क्या? जो उस खड़ूस को देख रही थी और उससे दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो मन ही मन खुद को कोसते हुए कहती है। अब अभिनव और अच एक दूसरे के सामने खड़े थे। भले ही उनके बीच काफी दूरी थी, लेकिन अभिनव को महसूस हुआ कि उसके बीच के फासले काफी कम हो गए हैं। अभिनव अपना पसीना पोंछते हुए कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, ये ऑफिस तो आपका ही है, आप जहाँ चाहें वहाँ शुरू हो सकते हैं। ये कहकर अभिनव वहाँ से खिसकने लगा। रुको, पीछे से अच की आवाज आई। अच को अभिनव के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। उसने आज उसकी जिंदगी का सबसे अहम पल खराब कर दिया था, पर उसने ये सब इग्नोर किया और उस गमले की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये गमला धरा के ऊपर गिरने ही वाला था। अगर मैं ना होता तो आज पता नहीं क्या हो जाता। पता करो कि ये कैसे हुआ। किसी ने जानबूझकर धरा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की। अभिनव ने एक बड़े हाँ में अपना सर हिलाया। मैं अभी पता करता हूँ, आखिर मेरी होने वाली भाभी को कौन मारना चाहता है। अच की आंखें उसकी बात सुनकर चौड़ी हो जाती हैं। मारना चाहता है? वो कभी सपने में भी इस बारे में नहीं सोच सकता था। अभिनव ने अपने भाई की आंखों में परेशानी को देख लिया। उसने अपनी बात बदलते हुए कहा, मेरा मतलब है कि कौन भाभी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। आधे घंटे बाद अभिनव अच के केबिन में एक पेन ड्राइव लेकर आता है और अच से कहता है, भाई मुझे पता लग गया है कि भाभी के ऊपर किसने वो गमला गिराया। ये देखिए। वो उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाता है। अच की निगाहें स्क्रीन पर जैसे जम गई, जैसे कोई चुंबक किसी लोहे में चिपक गया हो। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक वीडियो चालू होती है जिसमें एक लड़की गमला गिराते हुए दिख रही थी। उसको देखकर अच की मुट्ठी कस जाती है। वो अभिनव से कहता है, ये कौन है? अभिनव ने कहा, मैंने नीरज को इसके बारे में पता करने के लिए बोल दिया है, वो आता ही होगा। नीरज भी उसी वक्त वहां आ जाता है। उसने अच की तरफ देखा जो काफी गुस्से में लग रहा था। फिर उसने अभिनव की तरफ देखा। अभिनव ने उसे इशारा किया कि वो अपनी बात कहे। नीरज ने थोड़ा डरते हुए कहा, सर वो डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में नई नई आई है, इनका नाम नेहा है। वो डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर मुकुल की गर्लफ्रेंड है और उसने ही उसको बिना किसी इंटरव्यू के वहां पर रखा हुआ है। अच का गुस्सा ये सुनकर और बढ़ गया। उसने सोचा कि आखिर उस लड़की की धरा से के साथ क्या दुश्मनी होगी जो उसने उसको मारने तक की कोशिश की। उसने नीरज से कहा, 5 मिनट के अंदर वो दोनों और धरा मुझे यहाँ चाहिए। 5 मिनट से भी पहले वो तीनों अच के सामने खड़े थे। जब नेहा को ये पता लगा कि अच उसको बुलाया है और वो भी उसके केबिन में, वो तो खुशी के कारण उछलने ही लगी। उसने जल्दी से अपना मेकअप ठीक किया और नीरज के साथ हद के केबिन में पहुंच गई। जब उसने देखा कि वहां मुकुल और धरा भी हैं, तो उसको थोड़ा अजीब फील हुआ। मुकुल ने जब नेहा को वहां देखा तो वो काफी परेशान हो गया। उसको लगा कि शायद अच को पता लग गया है कि उसने उसको इनलीगल तरीके से नौकरी पर रखा है। उसने फिर उस चेयर की तरफ देखा जो मुड़ी हुई थी और अच उनकी तरफ पीठ किए हुए था। अच धीरे से अपनी चेयर के साथ
सामने की तरफ पड़कता है। नेहा ने जैसे ही उसको देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तो ये है अच को जितना सुना था, ये तो उससे भी ज्यादा हैंडसम है। नेहा बस उसको घूरे जा रही थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वहाँ और भी लोग हैं। आज ने उसको और ज्यादा मौका नहीं दिया खुद को निहारने का। उसने उस लैपटॉप को उसकी तरफ मोड़ा जिसमें उसकी वीडियो क्लिप चल रही थी और कहा, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहती हो। नेहा ने जैसे ही उस वीडियो क्लिप को देखा, उसकी आंखें फटे की फटी रह गईं। दारा और मुकुल भी लैपटॉप पर चल रही वीडियो को देख रहे थे। वो भी इस वीडियो को देखकर हैरान थे। उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे नेहा ने एक गमला नीचे की तरफ धकेला। दारा को अब सब समझ आ चुका था कि वह मुकुल थोड़ा हैरान था कि आखिर नेहा ये गमला क्यों फेंका, क्योंकि उसको बस नेहा की वीडियो क्लिप दिख रही थी। नीचे खड़े दारा आज नहीं थे। आज के केबिन का माहौल काफी गर्म हो चुका था। नेहा बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अर्श ने देखा कि वो कुछ जवाब नहीं दे रही थी, तो उसने कहा, मुझे अपनी बात दोहराना अच्छा नहीं लगता, इसलिए अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारी लाश ही इस रूम से बाहर निकलेगी। नेहा बहुत ज्यादा डर जाती है। वो हकलाते हुए कहती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो धरा दीदी काफी बेशर्म हो चुकी हैं। वो आपके भाई को फंसाने की कोशिश कर रही हैं। मैंने ऊपर की बिल्डिंग से देखा कि वो आपके भाई के साथ फ्लर्ट कर रही थी। आखिर वो ऐसे कैसे किसी शरीफ खानदान के लड़के को अपने प्यार के झूठे जाल में फंसा सकती हैं। वो हमारे खानदान के नाम को बदनाम कर रही थी, इसलिए मैंने उनके ऊपर वो गमला फेंका। लेकिन आपके भाई अभिनव ने दीदी को बचा लिया। उसकी बातें सुनकर सब हैरान थे। नेहा ने गलती से अज को अभिनव समझ लिया था, क्योंकि उनकी हाइट और लुक्स काफी मिलते जुलते थे। इसलिए नेहा को ऊपर से देखने पर धरा के साथ जो लड़का था वो अभिनव ही लगा। उसको इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि धरा जब देखो अभिनव में चिपकी रहती है। वह ऐसा करना तो चाहती नहीं थी, लेकिन उस वक्त वो ईर्ष्या जलन की भावना में जूझ रही थी। नेहा के तो अब पसीने छूटने लगे थे। उसने रोते हुए अच से भीख मांगी, लेकिन अच ने उसकी तरफ एक बार भी दया से नहीं देखा। लाचार होकर नेहा ने धरा की तरफ देखा और कहा, दीदी आप तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। धरा को नेहा के ऊपर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा था। उसको विश्वास भी नहीं हो रहा था कि नेहा ऐसा भी कुछ कह सकती है। कहीं न कहीं धरा के दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन आज वो सब खत्म हो गया था। आज ने अब नेहा की और नौटंकी सही नहीं जा रही थी। उसने अभिनव की तरफ देखा और कहा, पुलिस को फोन करो और इसको उम्र कैद की सजा करवाओ। उसकी बात सुनकर अभिनव जल्दी से अपना फोन निकाल लेता है। धरा और नेहा दोनों उसकी बात सुनकर हैरान थे। पुलिस? दारा ने झट से कहा, पुलिस की क्या जरूरत है। नेहा ने भी रोते हुए कहा, पुलिस प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरा पूरा कैरियर खराब हो जाएगा। यही तो चाहिए, अच ने शांत लहजे में कहा। नेहा अच की बात सुनकर डर जाती है। ये इंसान कितना निर्दयी है, जिसको जरा भी तरस नहीं आ रहा क्या। दारा ने अभिनव से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है पुलिस बुलाने की, ये मेरा मैटर है, मैं इसको खुद ही देख लूँगी। वैसे तो धरा नेहा को माफ नहीं करने वाली थी, लेकिन पुलिस में जाने के मामला और भी ज़्यादा बिगड़ जाता। अगर उसकी माँ को ये सब पता लगता तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती, जो धरा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। अनुभव अब कंफ्यूज हो गया था। उसने पहले धरा को देखा, फिर अच को। आखिर वो मानने को तो माने किसकी बात। अच ने कहा, अगर ये चीज तुम्हारे घर हुई होती तो ये तुम्हारा मैटर होता, लेकिन जब ये हादसा ऑफिस में हुआ है तो ये मैटर अब तुम्हारा अकेले का नहीं रह गया। धरा अच से कहती है, ठीक है, लेकिन पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है। नेहा अब और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगी। अच को अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो नेहा के रोने की आवाज से काफी इरिटेट हो चुका था। उसने अपने टेबल से
फ़ोन उठाया और नीरज को फ़ोन किया। जल्दी अंदर आओ। नीरज जल्दी से अंदर आ गया। अच ने उससे कहा, इस लड़की को बाहर ले जाओ और तब तक अंदर मत लाना जब तक मैं ना कहूँ। अच की बात सुनकर नीरज फटाफट से नेहा को वहाँ से ले जाता है। अच एक नज़र मुकुल की तरफ देखता है और कहता है, यू आर फायर्ड। मुकुल, जो कि सब ड्रामा देखकर एक कोने में छुप गया था, अचानक से वहाँ निकल कर आता है। सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी लड़की है। प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। अर्श ने एक नज़र अभिनव की तरफ देखा और अभिनव समझ गया कि उसको क्या करना है। वो मुकुल को लेकर वहाँ से निकल गया। अब रूम में धरा और अर्श अकेले थे। अर्श ने कुछ सोचते हुए धरा से कहा, तो तुम चाहती हो कि मैं उस लड़की को यूं छोड़ दूं? अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी, तभी मैं ऐसा करूँगा। दारा ने अच की तरफ कंफ्यूज होकर कहा, कैसी बात? अच ने बड़े प्यार से कहा, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। उसकी कही बात सुनकर धरा शॉक्ड हो जाती है। गर्लफ्रेंड बनना होगा? ये कैसा सौदा है? उसने गुस्से से कहा, मैं आपकी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनूंगी। अच ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके ठीक है। उसने अपना फ़ोन उठाया और किसी को फ़ोन मिलाया। हेलो सुखदेव, कमिश्नर। धारा ने जैसे ही अच के मुंह से कमिश्नर शब्द सुना, वो बहुत डर गई। उसने अच के पास जाकर उसका फ़ोन खींचना चाहा, लेकिन अच से कहीं ज़्यादा लंबा था। धारा उसके फ़ोन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। अच ने जब उसको इस तरह से हरकतें करते देखा तो उसने कहा, ये क्या कर रही हो तुम? धरा ने चिढ़ते हुए कहा, और आप क्या कर रहे हैं? अच ने जवाब दिया, अपना काम। अगर तुम चाहती हो कि मैं ये ना करूं तो मेरी बात मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। धरा उसकी बात मानना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जब उसने अपनी माँ के बारे में सोचा तो उसको डर लगने लगा कि अगर नेहा को जेल हो गई तो उसके चाचा चाची बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे, वो उसकी माँ को परेशान करेंगे और उसका माँ डिप्रेशन और बीमार हो जाएगी। ये सोचकर उसकी रूह कांप जाती है और वो अच्छे से कहती है, हाँ मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनूंगी। ये सुनकर अच की आंखें चमक उठती हैं। वो जल्दी से कॉल कट कर देता है। धरा एक चैन की सांस लेती है। वो अच की तरफ गुस्से से देखती है। उसने सोच लिया था कि कुछ दिन के बाद वो कुछ बहाना बनाकर उससे रिश्ता तोड़ देगी, और वहीं अच के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। अच नीरज को बुलाता है और नेहा को घर भेजने को कहता है। वो उसको माफ तो नहीं करना चाहता था। आखिर उसने अच राजादा के इकलौते प्यार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन आज अच काफी खुश था, इसलिए उसने नेहा को एक गलती माफ कर दी। नेहा को यकीन नहीं होता कि अच ने उसको माफ कर दिया। इससे पहले कि अच अपना फैसला बदलता, नेहा जल्दी से कंपनी से भाग जाती है। शाम को जब धरा ऑफिस से बाहर निकलती है तो अच की कार उसके सामने आकर रुकती है। कार की फ्रंट सीट से कपिल बाहर निकलता है और पीछे का दरवाजा खोलकर उसको बड़े प्यार से कहता है, आइए मैडम। धरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो सवाली नजरों से कपिल की तरफ देखती है। अच कार के अंदर से ही कहता है, अंदर आ जाओ, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। ना चाहते हुए धरा कार में बैठ जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके यह बताना मत भूलिए कि आपको यह कहानी कैसी लगती है। प्लीज़ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।